नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़ी जटिल बीमारी के बारे में जो छाती की एक बीमारी है जिसे ट्रैकियल स्टेनोसिस कहते हैं। ये क्या होता है, इसके लिए क्या करना होता है, कैसा ट्रीटमेंट होता है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, थोरेसिक सर्जन हूँ जो मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में काम करता हूँ। तो ट्रैकियल स्टेनोसिस, ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया कहते हैं हमारी सांस की नली को, जिससे हम सांस ले पाते हैं। स्टेनोसिस का मतलब उस सांस की नली का पिचक जाना। ऐसा क्यों होता है? मोस्टली आजकल ये चीज़ क्यों ज़्यादा बढ़ गई है? क्योंकि आईसीयूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पेशेंट्स, जैसे आजकल हम देखते हैं एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, पेशेंट्स को निमोनिया बहुत हो रहा है, तो वो पेशेंट आईसीयू में जाते हैं और आईसीयू में वेंटिलेटर पे वो पेशेंट रहते हैं। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट बहुत ज़्यादा दिन रहता है उसमें ये ट्रैकियल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे वो पाइप पड़ी रहती है तो वहाँ पे जो ट्रैकिया होती है वो पिचक जाती है। तो पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है? जब उसकी ये पाइप निकाल दी जाती है तो कुछ दिन तो पेशेंट नॉर्मल रहता है और उसके बाद उसकी हर चीज़ में सांस फूलने लगती है। इतनी ज़्यादा भी कई बार फूलने लगती है कि वो बैठे बैठे भी उसकी सांस में आवाज़ आती है, जिसे हम स्टाइडर कहते हैं। ऐसी आवाज़ पेशेंट करता है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? जब पेशेंट हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आता है तो कई बार तो वो ये सिम्टम्स के साथ आता है कि उसे स्टाइडर हो रहा है, और कई बार वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पे बाहर किसी पेरिफेरी में उसकी ट्रेक्योस्टमी भी कर दी जाती है। ट्रेक्योस्टमी क्या होता है कि यहाँ से एक छोटा सा छेद करके एक नली डाल दी जाती है जिसकी मदद से वो सांस ले पाए। ये उसकी जान बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो ये कई पेशेंट्स हमारे पास ट्रेक्योस्टमी के साथ आते हैं और कई पेशेंट्स हमारे साथ इस सांस की तकलीफ़ के साथ आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है हमें इसका डायग्नोसिस बनाना। तो डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? तो इसमें दो मेजर चीज़ें होती हैं, ब्रोंकोस्कोपी और सीटी स्कैन। ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है? एक एंडोस्कोप को नाक या मुंह के रास्ते हम सांस की नली में डालते हैं और देखते हैं कि सांस की नली कितनी पिचकी हुई है। अगर वो बहुत ज़्यादा पिचकी हुई है और हमें लगता है कि जान पे खतरा है तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा डायलेट कर देते हैं ताकि हम उस पेशेंट की जान भी बचा पाएं और कुछ टाइम हमें मिले उस पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है छाती का सीटी स्कैन, जिससे हम देख पाते हैं कि उस स्टेनोसिस की या जकड़न की लेंथ कितनी है और क्या हम इसकी सर्जरी कर पाएंगे। देखिए, जो ट्रैकिया है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में। आपको इंसान की ट्रेकिया की जगह आप कोई भी ट्रेकिया का कृत्रिम रूप नहीं यूज़ कर सकते, आपको इंसान की ट्रेकिया को ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा है, जो शोध हुए हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी हम ट्रेकिया की जोड़ सकते हैं, आधी ट्रेकिया को काट के जोड़ा जा सकता है। कई मैन्यूवर्स, कई तरीके होते हैं, कई सिद्धांत होते हैं करने के, उसको करने से हम एटलीस्ट आधी सांस की नली काट के दोबारा जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें जटिलताएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सबसे पहले कि पेशेंट को बेहोश करना ही सबसे जटिल होता है। बेहोश करने के लिए उसकी सांस की नली में एक नली डाली जाती है। जब आप समझ सकते हैं कि उसकी सांस की नली ही पिचकी होगी तो नली डालना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हमें कभी डायलेटेशन करवाना पड़ता है वो नली डालने के लिए, और फिर उसको स्पेशलाइज तरीक़ों से बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के बाद यहाँ से काट के, ये जहाँ मेरी नेक है यहाँ से काट के हम सांस की नली तक पहुँचते हैं और कई मैन्यूवर्स करने के बाद एक बराबरी लाते हैं जिससे हम सांस की नली को काट के दोबारा जोड़ सकें। ये दुनिया की कुछ सबसे जटिल ऑपरेशंस में से एक है। इसको करने के बाद हम ये जब जोड़ देते हैं तो नेक को बंद कर देते हैं और इमीडिएटली पेशेंट जब एनेस्थीसिया से बाहर आता है तो वो महसूस करता है कि वो बहुत ही बेहतर हो गया है। कुछ दिनों तक हमें इन पेशेंट्स को खाना नाक से देना पड़ता है क्योंकि उनका स्वॉलोइंग मैकेनिज्म, जो खाना खाने का मैकेनिज्म है, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में, 5 से 10 दिनों में वो दोबारा रीगेन हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह से खा पाता है, अपनी सांस नॉर्मली ले पाता है। ये ऑपरेशन हिंदुस्तान में बहुत ही कम सेंटर्स में होता है। हमारे सेंटर पे ये सबसे ज़्यादा होता है। हमारे कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं इसके ऊपर, जिस पे हमने दिखाया है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद पेशेंट की लाइफ कितनी बेहतर हो पाती है। इसीलिए हम प्रोपोगेट करते हैं कि जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो एटलीस्ट एक बार हमारे पास आके दिखाए कि हम ये सर्जरी कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ केसेस में हम ये सर्जरी नहीं कर पाते? जिनकी ट्रैकिया की सुकड़न
आधी ट्रैकिया से ज़्यादा होती है उसमें हम ये सर्जरी नहीं कर पाते। फिर हमारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं, तो कई नॉन सर्जिकल विकल्प भी होते हैं हमारे पास उन केसेस के लिए। आप पूछेंगे वो विकल्प क्या हैं, तो हम ब्रोंकोस्कोपी ही से ही डाल के उस जगह को बार बार डायलेट कर देते हैं, जिससे एटलीस्ट जो उसकी सांस की ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है। ये कुछ महीने तक डायलिटेशन चलते हैं, कई पेशेंट इससे रिकवर भी हो जाते हैं और कई पेशेंट को बार बार डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है उनमें स्टेंट्स डाल देना। स्टेंट डालने से, स्टेंट क्या होता है, एक नली होती है जिसको सांस की नली के बीच में डाल दिया जाता है और वो नली को ओपन रखती है। ये सारे चीज़ें जो हैं वो सर्जरी से इन्फीरियर हैं, पर कई केसेस जिनमें हम ये सर्जरी नहीं कर पाते उनमें ये जीवनदायक प्रूव होती हैं। सो हमने मैं समराइज़ करता हूँ, ट्रैकियल स्टेनोसिस अगर आधी लेंथ ऑफ ट्रैकिया में से कम है तो सर्जरी सबसे बेहतर होती है। सर्जरी के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है, पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है कुछ दिन के अंदर, और ज़िंदगी में उसको ये दोबारा ये तकलीफ़ होने के चांसेस जो हैं वो निम्न के मात्र होते हैं। धन्यवाद।